हेलो डियर साथियों, आप सभी का स्वागत है 5000 MCQ ऑफ साइंस जीके के अंदर। तो इस जीके सीरीज के अंदर हमने जो जितने भी एग्ज़ाम्स है उसके अंदर जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया है, और जो NCERT बेस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस जीके के उनको शामिल किया है, जिससे कि ये एक रामबाण वीडियो बन जाती है और एक सिलेक्शन वाली वीडियो बन जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा वाच करें। हमने इसमें से कम 5000 जीके जो है क्वेश्चन है जो शामिल किए हैं, जिससे कि कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक का उपयोग श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में किया जाता है? निम्न में से किस यौगिक का जो उपयोग है वो श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी के अंदर होता है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों का? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। जो गुब्बारे होते हैं, गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर वायु? इसमें से कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, हीलियम। गुब्बारे को उड़ाने के लिए उसमें हीलियम गैस इस्तेमाल की जाती है। हीलियम गैस इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि धारा 10 एम्पियर है, विद्युत धारा यदि 10 एम्पियर है और प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर होगा 50 वोल्ट, 5 वोल्ट, 500 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट। अगर आपने ओम का नियम पढ़े तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। I यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको? 10 एम्पियर। और प्रतिरोध कितना दे रखा है? 50 ओम। प्रतिरोध आपको 50 ओम दे रखा है, विद्युत धारा आपको 10 एम्पियर दे रखी है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो V बराबर क्या बन जाएगा? 10 × में 50, ये कितना बन गया? 500 वोल्ट। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? तीसरा, 500 वोल्ट। यदि धारा 10 एम्पियर है, प्रतिरोध 50 ओम है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 500 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेविंग दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? जो सेविंग दर्पण होता है, सेविंग जो मिरर होता है, उसके रूप में अपने कौन सा जो दर्पण है वो यूज़ करते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। जो सर्च लाइट होती है उसके अंदर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, समतल उत्तल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, या उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है, या फिर अवतल दर्पण? तो सर्च लाइट के अंदर हमेशा दर्पण जो इस्तेमाल होता है वो होता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है सर्च लाइट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं? कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए, जिससे कि खाना वगैरह जल्दी से पक जाए? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा है। कोई जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है, किसी भी कोई लड़का मान लो, कोई किसी उस लड़के की जो इमेज है वो क्या बनाता है? आभासी बनाता है। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसे अपने पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, और सीधा बनाता है, और बिंब से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसमें उस समय बिंब की स्थिति क्या होगी? तो बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी, मुख्य फोकस या वक्रता के बीच होगी, वक्रता केंद्र से परे होगी, या फिर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच? क्या आएगा इसका आंसर?
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच उसकी स्थिति होगी, जिस कारण से उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्लों को रखने के लिए कौन से बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं? जो अम्ल होते हैं उनको सही ढंग से रखने के लिए, ताकि वो किसी के साथ अभिक्रिया ना करे, तो कौन से दर्पण का या कौन से मटेरियल का अपन इस्तेमाल करते हैं? प्लेटिनम का, पित्तल का, तांबे का या फिर कांच का? देखो, प्रबल अम्लों को रखने के लिए हमेशा कांच का इस्तेमाल किए जाते हैं। तांबे का यूज नहीं कर सकते, पित्तल का यूज नहीं कर सकते और प्लेटिनम का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का जहर भी बन जाता है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश के संबंध में गलत है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यह बात बिल्कुल सही है। प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यह बात गलत है। यहाँ पे किलोमीटर की जगह क्या आएगा फिर? अगर ये ऐसे लिखा होता 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड तो ये सही हो सकता, वरना ये क्या है? गलत है, क्योंकि किलोमीटर में से अगर अपने स्पीड देखें तो वो होती है 3 × 10 की पावर 5, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रकाश परावर्तन के नियमों की पालना करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ये बात भी सही है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि सरेआम गलत है। ये होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? कौन से पदार्थ का अपने जो यूज है वो लेंस बनाने के लिए नहीं करते? जल का, कांच का, प्लास्टिक का या फिर मिट्टी का? देखो, आपको साधारण सी बात है ये तो। लेंस बनाने के लिए जल का भी इस्तेमाल किया जाता है, कांच का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन मिट्टी का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखो, एक तो क्या करना है? बिंब का वास्तविक चित्र प्राप्त करना है, समान साइज का प्राप्त करना है। तो इसके लिए बिंब को हमेशा कहाँ रखा जाएगा? मुख्य फोकस और वक्रता के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर अपने किसी बिंब का या वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बिंब को अपन हमेशा वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वोल्ट इलेक्ट्रिक इस्त्री, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वोल्ट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा होगी कितनी होगी? 60 यूनिट्स, 0.6 यूनिट्स, 600 यूनिट्स या फिर 6 यूनिट्स? क्या आएगा? देखो, अपने जो बिजली का उपभोग हो गया उसका अपने किस तरह से एक फॉर्मूला होता है निकालने का, कि वो होता है kWh, किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट से 750 वोल्ट सीधा ही है, इसको अपने किलोवाट में बदलने के लिए अपने से क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, फिर गुणा कर देंगे किसके साथ? 8 के साथ। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है। और जैसे ही अपने इसका गुणा करेंगे 75 का 8 के साथ, तो ये बन जाएगा 600। 600 के अंदर 100 का भाग गया, कितना बचा? 6 बच गया। तो 6 कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब अपने। 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? अगर एक दर्पण इस तरह से रख दे समतल दर्पण को, और दूसरे समतल दर्पण को उसके बिल्कुल समांतर इस तरह से रख दें, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
ये बनेंगे हमेशा अनंत। ऑप्शन सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमेशा इसका राइट आंसर होगा। दो समांतर समतल दर्पण के मध्य हमेशा अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है? किसके द्वारा एसी करंट को डीसी करंट में चेंज किया जाता है? कंडेंसर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, एम्पलीफायर द्वारा या फिल्टर द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। रेक्टिफायर के द्वारा अपन क्या करते हैं, एसी धारा को अपने डीसी धारा के अंदर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, क्या करता है एक जनरेटर का? एक जनरेटर का क्या काम होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में भी आप बता सकते हैं मुझे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कि ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतीय ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग होता है, कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग कितना होता है? देखो प्लायन वेग वह होता है जिस वेग से क्या होती है, ये कोई भी रॉकेट होता है वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाए। पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए, उस वेग को अपने बोलते हैं प्लायन वेग। यानी वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाए पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर, तो उस वेग का मान कितना होता है? ऑलमोस्ट 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 12.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आपने 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ी होगी या फिर नॉर्मल आपको अगर जानकारी होगी तो आप ये आराम से बता सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी की सतह का प्लायन वेग होता है लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, यदि आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कौन होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री? बताइए क्या होगा? अगर इस तरह से कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र है और इस तरह से ये कोई प्रकाश किरण आ रही है तो इस तरह से आएगी और ये बिल्कुल इसके लंबवत आ रही है अवतल दर्पण के, तो टकरा के क्या होगा, वापस उसी दिशा में चली जाएगी। अब बताइए आपतित प्रकिरण और परावर्तित किरण के मध्य कौन कितना हुआ? कौन बना ही नहीं, 0 डिग्री बना। ऑप्शन ए 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाले उत्पाद हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाले उत्पाद हैं, या इसको एक अन्य नाम भी होता है क्लोर एल्काई रिएक्शन प्रोसेस। उसमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन। देखिए इसमें क्या होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में हमेशा क्या होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में ये सिस्टम होता है कि जो एक NaCl नाम का एक NaCl का अपन क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। NaCl नाम का अपन क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं और उसको अपने बाद में गर्म करते हैं। जैसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे NaOH बन जाता है। NaOH बन जाता है, साथ में बनता है Cl2 और साथ में बनता है यहाँ पे H2। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक तो बन गया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन, अंतस्यंदन, प्रासरण या भस्मीकरण?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतस्यंदन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश कर जाए उसे अपने बोलते हैं अंतस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? ऊष्मा संचलन से, ऊष्मा विकिरण से, ऊष्मा संवहन से, या इनमें से कोई नहीं? ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरणों के माध्यम से पहुंचता है। अपने बोलते भी हैं विकिरण विकिरण, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊष्मा विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अच्छा मुझे बताइए सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? देखो लड़कों के अंदर से कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो उनके अंदर दाढ़ी मूछ वगैरह लाए, उनकी हाइट को बड़ा कर दे और उनके कंधे चौड़े कर दे? वो कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, या एस्ट्रोजन होता है, या थायरोक्सिन होता है, या जानता हार्मोन होता है? नॉर्मल सी बात है कि लड़कों के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है जो उसके अंदर बदलाव लाता है वो अलग होता है। लड़कियों के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है वो हार्मोन अलग होता है जो लड़कियों वाले बदलाव लाता है। तो वो कौन से हार्मोन होते हैं? अब देखो प्रश्न में क्या पूछा गया? लड़कों के अंदर पूछा गया है। लड़कों के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है वो पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब के फिलामेंट को खाली स्थान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब की फिलामेंट का कैसा होना चाहिए? उसका जो प्रतिरोध होता है वो हाई होना चाहिए। उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? हमेशा हाई होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा बना सके और फिर प्रकाश दे सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बल्ब के फिलामेंट को हमेशा उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। चलो यहीं से आपका मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि बल्ब का फिलामेंट हमेशा कौन सी धातु का बनाता है? यह कौन सी धातु का बना जाता है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि धातु के फिलामेंट को कौन से धातु से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु तंत्र को बंद होने से रोकता है? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है जो वायु तंत्र को बंद होने से रोकता है? श्वास नलिये, उपस्थि के बल्ले, रीढ़, या फिर पसलियाँ? अगर आपको श्वसन तंत्र वाला डायग्राम याद होगा तो आप ये आसानी से बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उपास्थि के बल्ले। उपास्थि के बल्ले। आपने ये देखा होगा ये श्वास नली होती है, इसके ऊपर सिर्फ छल्ले जैसी संरचना होती है। इस छल्ले जैसी संरचना को अपने क्या बोलते हैं? उपास्थि के बल्ले बोलते हैं। अगर ये ना हो तो अपने जो हमारी श्वास नली होती है वो क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी। अगर उपास्थि की बल्लियाँ हमारे शरीर के अंदर उपस्थित ना हो तो श्वास नली पिचक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संबंध ओम के नियम को दर्शाता है? कौन सा संबंध ओम के नियम को दर्शाता है? V = IR, V = I²R, V = R/I, या V = W/Q? इसमें राइट संबंध कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। V बराबर हमेशा क्या होता है? IR होता है। ओम के नियम के अनुसार जो किसी भी परिपथ के अंदर जो विभवांतर होता है, किसी भी परिपथ के अंदर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगता है? एक नियतांक लगता है जिसे अपने बोलते हैं R। V = IR बन जाता है। और इस R यहाँ पे R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। यही ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, जीवाणु और शैवाल, या फिर जीवाणु और कवक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जीवाणु और कवक क्या होते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारू रोग का जनक है।
नारू रोग किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है, कृमि के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा या फिर शैवाल के द्वारा? तो ये ध्यान रखना, जो नारू रोग होता है वो हमेशा होता है कृमि के द्वारा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नारू रोग हमेशा कृमि के द्वारा होता है। आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को, बेटसन को, मॉर्गन को या फिर पुनेट को? तो ध्यान रखना, आनुवंशिक का जनक कहा जाता है हमेशा मेंडल को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने किस पर अपने प्रयोग किए थे? ये तो आपका सभी को पता है, मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर उपयोग किए थे। अब वो मटर का पौधा कौन सा था? मीठा मटर था, जंगली मटर था, या उद्यान का मटर था, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन केवल सी। उसने केवल उद्यान के मटर के पौधे के ऊपर क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। जो बगीचे के अंदर जो मटर होते हैं, उगाए जाते हैं, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को अपन कहते हैं? आनुवंशिकी, जियोलॉजी, वानिकी या फिर बॉटनी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विप्रयासी लक्षण को नहीं चुना? जड़ का रंग नहीं चुना, या पुष्प का रंग, फली का रंग, या बीज का रंग? मेंडल ने कम से कम 7 विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें से कौन सा लक्षण इसने नहीं चुना था वो बताना है आपको। अब मेंडल ने पुष्प का रंग भी चुना था, फली का रंग भी चुना था, बीज का रंग भी चुना था, लेकिन जड़ का रंग उसने नहीं चुना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू किस कुल का पादप है? मालवेसी, लिलियसी, सोलेनेसी या फिर फेबसी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप सोलेनेसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक शब्द किसने दिया था? जेनेटिक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, बेटसन ने, या मॉर्गन ने, या फिर पुनेट ने? तो ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन होगा बी। जेनेटिक जो शब्द है वो बेटसन ने दिया था। जेनेटिक शब्द बेटसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने कितने विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया था? ये आपको मैंने बताया था अभी पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7। मेंडल ने 7 विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था? लुईस पास्चर ने, या कार्ल लैंडस्टीनर ने, या रॉबर्ट कोच ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी है IgG, IgN, IgD या फिर IgA? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा IgA, ऑप्शन डी, इम्यूग्लोबिन A। माँ के दूध में इम्यूग्लोबिन A नाम का या IgA नाम का प्रतिरक्षी पाया जाता है। माँ के दूध में IgA नाम का प्रतिरक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं खालिस्तान में नहीं पाई जाती? अस्थि मज्जा में, यकृत में, या अमाशय में, या लसिका पर में? अब मुझे बताओ, जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, WBC जो कोशिकाएं हैं, वो किस में नहीं पाई जाती? ये हमेशा अमाशय में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैसें क्या होती है? जल में घुलनशील होती है, अति क्रियाशील होती है, स्थायी होती है, स्थायी नहीं होती, ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। इसका आंसर ये आएगा, यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। क्या आएगा इसका आंसर? जल में घुलनशील होती है, या अति क्रियाशील होती है, या स्थायी नहीं होती, या रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। वाहनों की हेडलाइट में हमेशा अपने अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो थैंक यू, आई होप दैट
कि आपको ये जो है साइंस जीके की एमसीक्यू आपको पसंद आई होगी। इस तरह से हम कम से कम 5000 जो है एमसीक्यू शामिल करेंगे डेली। तो हो सकता है मुश्किल हो वैसे, लेकिन शामिल ज़रूर करेंगे। आप मुझे बताना कि आपके जितने भी अपने क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपका कितना स्कोर हुआ है, सभी कितने क्वेश्चन का जवाब सही हुआ है, कितने क्वेश्चनों का आपका जवाब गलत हुआ है। ठीक है, सही नंबर के लिए आपको हमेशा 1 मार्क्स देना है, और गलत अगर आपका हुआ है तो उसके लिए आप क्या करोगे, माइनस आधा नंबर आप उसमें से काट लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मुझे बताओगे आपके कितना स्कोर हुआ है। मैंने कम से कम इसके अंदर 38 क्वेश्चन शामिल किए हैं, आप मुझे बताना 38 में से आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे और शेयर भी जरूर कर दे। थैंक यू।